हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे उप सह संयोजक यौगिक, जो आपकी किताब का 9वां नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर के पूरे नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको फॉर्म कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर आप समझिएगा, रिकॉर्डिंग पे भी कर दे रहे हैं ये चैप्टर को। इस चैप्टर का रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दिया जाएगा, यूट्यूब पे भी भेज दिया जाएगा, और ये भी आप नोट। सबसे पहले अपने उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक। देखिए, उप सह संयोजक, एक आपने पढ़ा था आयनिक यौगिक, एक आपने पढ़ा आयनिक यौगिक, एक है आपके पास सह संयोजक यौगिक, और एक होता है उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक में भी देखो, सबसे पहले एक नाम आएगा योगात्मक, योगात्मक यौगिक। देखिए, योगात्मक यौगिक क्या होता है? जब हम योगात्मक यौगिक में जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक, जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक को निश्चित आणविक अनुपात में मिश्रित करके वाष्पित किया जाता है, तो जो यौगिक बनता है उसको योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब देखिएगा योगात्मक कैसे। आपके पास है K2SO4 प्लस Al2SO4 होल ट्राइज डॉट प्लस 24H2। एक तो ये हो गया। इसके बाद अपने पास है KCl डॉट यानी प्लस MgCl2 प्लस 6 अणु जल। ठीक है। एक है FeSO4 प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस 6H2। देखिए, अलग अलग तीन यौगिक है। पहले एक तो है K2SO4 Al2SO4 24 अणुजल, एक है KCl MgCl और क्रिस्टल जल, एक आपके पास है FeSO4 अमोनियम सल्फेट और 6 अणुजल। ये सभी मिलके देखिए क्या बनाएंगे। जैसे आपके पास ये KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, इसको हम बोलेंगे कार्नेलाइट। ठीक है, कार्नेलाइट। इसके बाद आपके पास आएगा FeSO4 फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट जल, इसको एक साथ ही मिला दिया जाए FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। इसका नाम देखिए, लिखेंगे FAS फेरस अमोनियम सल्फेट, या फिर हम इसको अपन बोलेंगे मोहर लवण। मोहर लवण ये आपके टाइटेशन में काम आएगा, मोहर लवण। और तीसरा देखिए K2SO4 Al2SO4 होल ट्राइस 24H2। तो ये मिलकर के क्या बना देगा, इसका नाम है फिटकरी, जिसको अपन बोलते हैं पोटास एलम। पोटास एलम को बोलेंगे जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2, इसको अपन बोलेंगे पोटास एलम, पोटास एलम, जिसको अपन घर में फिटकरी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा पोटास एलम है, ये कार्नेलाइट है, ये मोहर लवण है। तो ये सभी तो है योगात्मक यौगिक। और एक आपके पास योगात्मक यौगिक के अलावा आता है, जैसे योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होंगे आपके, एक तो द्विक लवण और एक होता है संकुल यौगिक। द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर क्या है? ये जितने भी मैंने आपको उदाहरण बताए ये सारे हैं द्विक लवण के। अब संकुल यौगिक में क्या होता है, देखो अनुपात निश्चित है, लेकिन क्या होता है द्विक लवण, एक मैंने ये लिख दिया द्विक लवण, और एक है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक, देखिए संकुल यौगिक को मैं लिख रहा K4FeCN6। अब आप एक इस यौगिक को देखिए और आप एक इस यौगिक को देखिए, दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है कि संकुल द्विक लवण, जो इतने सारे द्विक लवण है, तो द्विक लवण में आप एक नोट करिएगा, इसमें जालक यौगिक भी कहते हैं इसको, लैक्टिक कंपाउंड यानी जालक यौगिक भी कहते हैं। ठोस अवस्था में तो ये स्थायी होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी विलायक में डाल दिया जाता है तो ये अपने जालकों में टूट जाते हैं, और जो अपने अवयवी कण है उनका परीक्षण देंगे। तो आप नोट करिए, ये जो है आपके पास पोटास एलम है, K2SO4 Al2SO4 24 अणुजल।
आपके पास KCl MgCl3 6 अणुजल आपके पास ये है। तो इसमें देखिए ये कौन कौन से आयनों का परीक्षण देंगे, पोटेशियम आयन का, ये देंगे एल्यूमिनियम प्लस के 3 का, और एक देंगे सल्फेट -2 का। यानी आपको अम्लीय और क्षारीय मूलकों में देखिए पोटेशियम आयन का भी टेस्ट देंगे, धन आयन में एल्यूमिनियम का भी टेस्ट देंगे और सल्फेट का भी टेस्ट देंगे। ये भी देखिए पोटेशियम का टेस्ट देंगे, क्लोराइड आयन का टेस्ट देंगे और Mg+2 का टेस्ट देंगे। यहाँ पर Fe+2 का टेस्ट देंगे, अमोनियम आयन जो कि 0 ग्रुप में होता है उसका टेस्ट देंगे, सल्फेट आयन SO4-2 तीनों का टेस्ट देंगे। तो इसका मतलब ये जालक यौगिक होते हैं, ठोस अवस्था में तो स्थायी है, लेकिन जैसे इसको जलीय विलयन में डालेंगे अपने आयनों में टूट जाएंगे। जैसे धनायन अलग हो गया, धनायन अलग हो गया और दोनों ऋणायन सेम हो गया। लेकिन इसमें अच्छा, और ये अपने आयनों का परीक्षण देते हैं। संकुल यौगिक में देखिए एक पहचान होती है, यहां पर एक ब्रैकेट होता है, उपसह संयोजक यौगिक भी कहते हैं इसको, ये ब्रैकेट होता है, और ये अपने आयनों में टूटते नहीं हैं। जलीय विलयन में ये आयनों का परीक्षण नहीं देंगे, यानी ना तो ये Fe का परीक्षण देगा ना ये Cn का परीक्षण देगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें अच्छी तरह से देखिए इसमें कि यहां पर संकुल यौगिक और द्विक लवण है। तो द्विक लवण में आपको यह बताया जा रहा है कि इसको जालक यौगिक कहते हैं, ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं लेकिन जलीय विलयन में अपने आयनों का परीक्षण देंगे। और संकुल यौगिक क्या होता है, इसको हम संकुल यौगिक है, इसको हम बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। और ये यौगिक ठोस और विलयन दोनों अवस्था में स्थायी होते हैं। ये अपने अवयवी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, और यहां पर एक बड़े ब्रैकेट के द्वारा इसको मतलब बड़े ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अब दोनों का में आप अंतर भी लिख सकते हैं, एक जालक यौगिक कहलाएंगे और एक उपसह संयोजक यौगिक कहलाएंगे। ये ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं लेकिन जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं और अपने आयनों का परीक्षण देंगे। और इसमें तीसरा बताया आपने, ये अपने आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। अब उपसह संयोजक यौगिक, जैसे आपको ये यौगिक का उपसह संयोजक, इनमें एक एक कणों का आपको बताया जाएगा। देखो जैसे आपके पास ये है K4 FeCN6। देखिए इसमें क्या क्या है, जो ब्रैकेट के इधर हो या इधर हो इसको हम बोलते हैं प्रति आयन। क्या बोलेंगे, प्रति आयन। ये जो संख्या होते हैं इसको हम बोलेंगे समन्वय संख्या। जो समन्वय संख्या बोलते हैं इसी को हम बोलेंगे उपसह संयोजक संख्या। चाहे समन्वय संख्या बोल दीजिए चाहे उपसह संयोजक संख्या बोल दीजिए। ये जो होते हैं इसको हम बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। और ये जो होते हैं इसको हम बोलेंगे लिगेंड, लिगेंड। और यहां से यहां तक जो पूरा होता है इसको हम बोलेंगे उपसह संयोजक सत्ता, उपसह संयोजक सत्ता या समन्वय मंडल भी बोलेंगे, समन्वय मंडल। ये समन्वय मंडल बोलते हैं। तो आप नोट करिएगा, देखिए उपसह संयोजक यौगिक में क्या क्या नाम, और हर नाम की आपको परिभाषा बताई जाएगी। सबसे पहले इसको तो हम बोलेंगे प्रति आयन, बी नोटेड। आगे नाम है, इधर जो भी आएगा वो धनायन का होगा, और अगर इधर लिखा हुआ आता है तो वो होता है ऋणायन। जो ऋणायन होगा वो इधर लिखेंगे, जो धनायन होता है वो इधर लिखेंगे। दूसरा देखिए यहां पर हमेशा डी ब्लॉक के तत्व ही होंगे यहां पर, तो वो हमेशा कहलाएंगे केंद्रीय धातु परमाणु। आगे भी ध्यान रखना, इसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा प्लस में आएगा, कभी भी माइनस में नहीं आएगा। ये जो यहां पर होता है केंद्रीय धातु से जुड़े, ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड कितनी संख्या में, यहां पर 2 4 3 5 6 कुछ भी हो सकता है, वो कहलाता है समन्वय संख्या या उपसह संयोजक संख्या। और ये पूरा लिगेंड, अब यहां से लेके यहां तक इन सारे को हम बोलेंगे या तो समन्वय मंडल बोलेंगे और या बोलते हैं उपसह संयोजक सत्ता, या तो समन्वय मंडल या उपसह संयोजक सत्ता। अब अपन एक एक चीज का ध्यान रखें। देखिए अब सबसे पहले देखिए आपके पास, सबसे पहले आपके पास आ रहा है केंद्रीय आयन।
केंद्रीय धातु परमाणु या ये आयन होगा। तो केंद्रीय आयन में देखिए सबसे पहले धनायन या उदासीन धातु परमाणु, जिसमें दो या दो से अधिक उदासीन अणु या ऋणायन उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु। ठीक है, दो या दो से अधिक लिगेंड जुड़े होते हैं, यानी उपसहसंयोजक सत्ता में जिस केंद्रीय परमाणु से लिगेंड जुड़े रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, अगला यहां तक है। इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझसे पूछेगा, पीडीएफ में सारा दिया हुआ रहेगा, आप मुझसे चैट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।